विद्यार्थी, देखिए अब अपन आज पाठ शुरू करते हैं 6 नंबर। अपना जो छठा पाठ है। कल अपना मानव विकास एवं प्रवास पूरा हो गया था। आज अपने पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। चौथी इकाई में देखें तो अकेला बड़ा पाठ है। 4 अंक के प्रश्न आएंगे इस विश्व मानव अधिवास से। देखिए मानव अधिवास, अधिवास या बस्ती क्या होता है। देखो अधिवास या बस्ती का अभिप्राय लिखा है सबसे पहले कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर देखें मानव अपने रहने के लिए जो मानव निर्मित और विकसित, जो मानव बनाता है उनका विकसित करता है, ऐसे जो आवास होते हैं उनके एक संगठित यानी एक समूह को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और मानव अधिवास को क्या कहा जाता है, मानव बस्ती भी कहा जाता है। तो मानव अधिवास का अभिप्राय क्या हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर देखिए मानव द्वारा निर्मित और विकसित, यानी मानव ने अपने लिए उनका निर्माण किया, ऐसे आवासों को विकसित किया और उनका निर्माण किया। तो ऐसे आवासों का जो संगठित समूह होता है उसको अधिवास कहते हैं। और अधिवास को क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। क्योंकि अधिवास किस लिए बनाता है, मानव अपने रहने के लिए बनाता है, अपने निवास, अपनी सुरक्षा के लिए। तो मानव अधिवास को क्या कहा जाता है, मानव बस्ती कहा जाता है। तो इस पूरे पाठ में अपन मानव अधिवास के बारे में चर्चा करेंगे। यानी प्राचीन काल में देखें, पूरा पाषाण काल में देखें, जब मानव की आवश्यकताएं क्या थी, सीमित थी, तो उसके पास अधिवास भी कम थे। लेकिन धीरे धीरे देखें मानव ने विकास किया। प्राचीन काल में अस्थायी अधिवास थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मानव ने अपना निश्चित मकान, घर, निवास ये बनाने शुरू किए जो एक अधिवास की इकाई होती है। यानी अधिवास देखें तो एक छोटी झोपड़ी भी हो सकती है, बड़ी इमारत भी हो सकती है। और आजकल देखें तो बड़े बड़े नगर, महानगर, विश्व नगर और मिलियन जो बड़ी बड़ी सिटी, उनका भी क्या ले रहे, रूप ले रहे हैं। और मानव अधिवास की उत्पत्ति देखें तो प्राचीन काल में देखें मानव जंगलों में रहता था, कृषि क्रियाएं करता था, खेत उसका मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन था। तो अस्थायी अधिवास रखते थे, यानी इतिहास में इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे देखें मानव ने स्थायी कृषि करना शुरू किया, तो अपने जो अधिवास थे वो भी क्या बना लिए, उन्होंने स्थायी बना लिए। यानी जैसे अपन जनजातियों में देखें तो वो अस्थायी अधिवास बनाकर रहती थी अफ्रीका में। जैसे अपन ने पढ़ा था कालाहारी मरुस्थल है, एस्किमो है, इस प्रकार की जो जनजाति हैं वो प्राचीन काल में अधिवास अस्थायी थे, यानी मौसम या ऋतु के अनुसार अपने स्थान बदलते रहते थे। तो इस प्रकार के अस्थायी अधिवास थे जो प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। आज भी कई क्षेत्रों में जनजातियां इस प्रकार के अधिवास रखती हैं। लेकिन बाद में देखें जैसे जैसे स्थायी कृषि का विकास हुआ तो मानव अधिवास भी क्या बनते गए, स्थायी बनते गए। फिर देखिए मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। यानी मानव जो अपनी बस्ती होती है या जो अधिवास होता है वो स्थायित्व या उसका स्थायी होना कौन कौन सी बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला देखिए स्थानीय संचित संसाधन, यानी स्थानीय जो भी उसके पास संसाधन है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, संचित क्या होते हैं, इकट्ठे करने के लिए। तो वो अगर होंगे उसके पास तो अपना अधिवास क्या रखता है, स्थायी बना के रखता है। बाह्य विश्व से संबंध, यानी दूसरे जो आसपास का क्षेत्र है, विश्व उससे उसका किस प्रकार का संबंध है, इस बात पर निर्भर करता है। कोई संबंध ही नहीं होंगे तो वो स्थायी अधिवास वहाँ पर क्या करेगा। जैसे जंगलों में, वन वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में कोई स्थायी अधिवास नहीं बनाते, बल्कि उन क्षेत्रों में बनाते हैं जहाँ विश्व से लोगों का क्या हो, जुड़ाव हो, संबंध हो। तो इस प्रकार के अधिवास बनाएगा। भावी उन्नति की संभावना, यानी आने वाले समय के लिए विकास की संभावना, उन्नति की संभावना, इसको ध्यान में रखते हुए अधिवासों का निर्माण करता है। चौथा है सुरक्षा, यानी सुरक्षा भी आवश्यकता होती है। अगर असुरक्षा की भावना रहेगी, उस स्थान पर देखें सुरक्षा नहीं है तो वहाँ पर भी देखें तो मानव अपना अधिवास बनाना वो स्थायी अधिवास नहीं बनाएगा। तो ये छोटा प्रश्न कई बार आता है कि मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 बातें, यानी मानव बस्ती को क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं, अपने पढ़ा है। एक तो स्थानीय संचित संसाधन, यानी उस क्षेत्र में संचित होता है इकट्ठा करना जो भी संसाधन है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं क्या कर सके, पूर्ति कर सके। दूसरा बाह्य विश्व से संबंध,
यानी विश्व के जो दूसरे भागों से उसकी किस प्रकार के संबंध है। भावी उन्नति की संभावना, यानी आने वाले समय में देखें तो किस प्रकार वो विकास कर सकता है, उन्नति कर सकता है, कैसी संभावना है। और चौथा क्या है, सुरक्षा, यानी सुरक्षा भी क्या लिए उसके लिए आवश्यक है। तो इन चार बातों पर देखें मानव बस्ती का जो स्थायित्व होता है वो क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान में रखना 1 नंबर का प्रश्न। फिर देखिए मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों को देखें तो प्राकृतिक दशाओं, यानी प्रकृति के द्वारा परिचित जो दशाएं स्थिति है उसके और आधारभूत कार्यों के आधार पर, यानी जो उसमें क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाएं होती, उसके आधार पर देखें तो मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है। यानी प्राकृतिक जो स्थिति है, दशा है उस क्षेत्र में, और जो आधारभूत कार्य है उसके आधार पर देखें तो कितने वर्गों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण अधिवास होते हैं, एक क्या होते हैं, नगरीय अधिवास होते हैं। यानी पूरा पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप पढ़ेंगे, बड़ा पाठ का भी। फिर नगरीय अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याएं पढ़ेंगे, नगर, महानगर, विश्वनगर किसे कहते हैं। तो मानव अधिवास या मानव बस्ती को देखें तो जो भी प्राकृतिक दशाएं स्थिति है और जो उसके आधारभूत कार्य है उसके आधार पर देखें तो इसको कितने वर्गों या भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रामीण अधिवास, यानी ग्रामीण जो है पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप है उनसे जुड़े होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, नगरीय अधिवास होते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रामीण अधिवास। कई बार प्रश्न आता है ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। देखिए क्योंकि अधिवास को क्या कहते हैं, बस्तियां कहते हैं। देखिए ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली देखिए ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था देखिए तो प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। यानी व्यवसाय पर पढ़ेंगे, वैसे 10वीं में पढ़ा है। प्राथमिक व्यवसाय में कौन से आते हैं, कृषि करना है, जैसे पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, ये सब कौन से व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय। तो ग्रामीण अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था देखें, यानी आर्थिक जो क्रिया होती है जिससे उनका जुड़ाव होता है, वो कौन से व्यवसाय से जुड़े होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जैसे कृषि करना है, पशुपालन करना है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। दूसरा देखिए ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। यानी ग्रामीण जो अधिवास देखें उस पर आधुनिकता, यानी आधुनिकता का प्रभाव नहीं होता है। ग्रामीण अधिवास आज भी प्राचीन ढंग से गाँव में रहते हैं और उसी प्रकार के क्रियाकलापों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आधुनिकता जो नगरों में देखी जाती है उसका प्रभाव नगण्य, नए के बराबर होता है। तीसरा देखिए यहाँ देखिए सामाजिक संगठन सुदृढ़ और मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। यानी यहाँ पर देखिए सामाजिक संगठन सुदृढ़ मजबूत होते हैं और जो मानवीय मूल्य होते हैं उसमें प्रगाढ़ता क्या होती है, गहरे संबंध पाए जाते हैं। और सामाजिक मूल्यों या हितों को देखें तो व्यक्तिगत मूल्यों से क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। यानी सामाजिक जो मूल्य होते हैं, जो हित होते हैं, उनको देखें तो व्यक्तिगत जो मूल्य होते हैं उससे क्या रखते हैं, ऊपर रहते हैं। सामाजिक जो मूल्य हित है पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना है। व्यक्तिगत मूल्य है उनसे क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। सामाजिक मेलजोल देखें या जो सामाजिक समरसता देखें वो ग्रामीण अधिवासों या बस्तियों में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं देखनी। पहली क्या, 3 पूछ सकते हैं, ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियों को 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आए तो कि ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे कृषि करना है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है आदि। दूसरा देखिए ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। यानी ग्रामीण अधिवासों पर देखिए आधुनिकता का प्रभाव नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते, सामाजिक मेलजोल इनका अच्छा होता है ग्रामीण क्षेत्रों। तीसरा देखें तो यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ यानी मजबूत और मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता यानी गहरे संबंध पाए जाते हैं। और सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनको व्यक्तिगत मूल्यों से क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। सामाजिक जो हित होते हैं वो व्यक्तिगत हितों से क्या रखे जाते हैं, ऊपर रखे जाते हैं। सामाजिक संबंध या सामाजिक समरसता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये अपना आज पढ़ा है मानव अधिवास या मानव अधिवास का अभिप्राय कि पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित
और विकसित आवासों का जो संगठित समूह उसको क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और मानव अधिवास को क्या कहा जाता है, मानव बस्ती कहा जाता है। प्राचीन काल से देखें तो मानव की आवास की आवश्यकता है, उसकी सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, तो वो उसका घर हो सकता है, निवास स्थान, ये सब किस में होते हैं, अधिवास की एक इकाई होती है। चाहे झोंपड़ी हो, चाहे बड़े महल हो, तो बड़ी इमारत भी हो सकती है। और इनमें देखें तो 5 से लेकर सैकड़ों मकान भी हो सकते हैं। छोटी बस्तियां, नगर, महानगर सब इसमें आ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मानव बस्ती का स्थायित्व देखें तो 4 बातों पर निर्भर करता है। एक तो स्थानीय संचित संसाधन, उसमें बाह्य विश्व संबंध कैसा है, उन्नति की संभावना है, सुरक्षा है, ये 4 कारक याद रखने। फिर मानव अधिवासों का वर्गीकरण देखें तो प्राकृतिक दशाओं और कार्यों के आधार पर किया गया है। और 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं पढ़ी है। प्राथमिक व्यवसाय कृषि पशुपालन पर जुड़े होते हैं। आधुनिकता प्रभाव क्या होता है, नैगण्य या नय के बराबर होता है। और यहाँ सामाजिक संगठन देखें तो सुदृढ़, मजबूत और मानवीय मूल्यों में देखें तो प्रगाढ़ता या गहरे संबंध पाए जाते हैं। और सामाजिक मूल्यों को देखें तो व्यक्तिगत मूल्यों से क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है।